प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों का जो पिछला लेक्चर था वो था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हम लोग भाग 1 पढ़ रहे थे। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को हम लोगों ने पढ़ा था। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। भाग 1 था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 और भाग 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाग 2 में जो है ये नागरिकता है। इसका जो हेडिंग है भाग 2 का या इसका जो नाम है वो क्या है, नागरिकता। और इसमें कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक, कुल मिलाकर 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिक किसे कहते हैं। नागरिक किसे कहते हैं? तो राज्य, सबसे पहली जो शर्त है नागरिक होने के लिए कि वह राज्य का निवासी हो। वह व्यक्ति जो नागरिक कहलाएगा वो क्या होना चाहिए? राज्य का निवासी हो। राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो उसे, राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। इसके अलावा वह अपने राज्य एवं संविधान, वह अपने राज्य एवं संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, नागरिक कहलाएगा। ये तो एक जनरल डिफिनीशन थी कि क्या होना चाहिए? राज्य का निवासी हो, राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और अपने राज्य एवं संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखे, वह क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। ये तो सामान्य सी परिभाषा थी। अब तय होगा कि कौन नागरिक होगा, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लेख किया गया है। और उसके अलावा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, उसमें ही बताया गया है कि आप किन प्रक्रिया के द्वारा, 5 कुल मिलाकर वहां पर दिया गया है पद्धति की, जिसके आधार पर आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और जो यहां पर अब देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां पर है? संविधान के भाग 2 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 7 तक, 5 से लेकर 7 तक और कुल मिला 5 से लेकर 11 तक, कुल मिलाकर 7 अनुच्छेद में, कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल मिलाकर 7 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। उसके अलावा संविधान में केवल इस बात का उल्लेख है, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी को नागरिकता लेनी है तो वो क्या करेगा। संविधान में केवल इस बात का उल्लेख है कि संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होगा। और मुख्य रूप से आपको हम बता दें कि अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिकों के कुल मिलाकर 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। नागरिकों के कुल मिलाकर 4। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 में जैसे कि उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो भारत का नागरिक कौन होगा, इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से 6 में, 7 में, 8 में यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति पाकिस्तान को जा रहा है, कौन व्यक्ति वहां से आ रहा है, उसके नागरिकता के संबंध में क्या होगा। और ये सब जो 5 से लेकर 8 तक की जो बातें की गई हैं, ये उसी समय का केवल निर्धारण कर रही है कि उस समय भारत का नागरिक कौन होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, 9 में क्या है? 9 में है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करता है तो यहां पर उसकी नागरिकता की क्या स्थिति होगी, या स्वतः रद्द हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में अनुच्छेद 10 है, तो इसमें नागरिकता का बने रहना, कि नागरिकता आपकी कैसे बने रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि अनुच्छेद 11 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जो संविधान के द्वारा भारतीय संसद को या इंडियन पार्लियामेंट को, संसद को यह अधिकार मिला है कि वह नागरिकता संबंधी जो कानून है वो बना सकती है। नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। कौन? भारतीय संसद। याद रखना, भारत में केवल और केवल यह अधिकार किसको है? संसद को। संसद का मतलब कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केवल संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बनाए, नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। कौन? संसद। अच्छा, प्रश्न उठता है कि क्या विधानमंडल भी नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं? तो नहीं। ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा इस बात को। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो किसी प्रदेश का नागरिक नहीं होगा। जब पूछा जाएगा कि भैया कहाँ के नागरिक हो, तो क्या कहा जाएगा? भारत का नागरिक हो। उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, बिहार का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का नागरिक हो, ऐसा नहीं बोल सकते। एकल नागरिकता अर्थात केवल और केवल आप कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। तो इसीलिए यहाँ पर अधिकार केवल किसे दिया गया? नागरिकता संबंधी कानून। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा कि ये जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और ये जो अधिकार है ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अधिकार जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19। अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ये क्या है। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पर याद रखिएगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद है। 15, 16, 19, 29 केवल किसको प्राप्त है? तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक को 5, 6, 7, 8, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें आपको केवल मुख्य रूप से 9, 10, 11 याद रखिएगा। और 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। 11 में क्या कहा गया है कि संसद जो है उसको अधिकारों नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम, नागरिकता 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, और उसके बाद इसमें कुल मिलाकर 6 बार परिवर्तन किए हैं। ठीक है, हम लोग एक एक अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की स्थिति क्या थी। अब संविधान कब प्रारंभ हुआ? आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। तो ये कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते थे उनको नागरिक कहा जाएगा, बशर्ते कि जो 3 शर्तें दी गई हैं। यहां पर 3 शर्तें दी गई हैं। इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को वह फॉलो करते हो या एक शर्त की पूर्ति करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? नागरिक। बात समझ में आई कि भारत 26 जनवरी 1950 के समय संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। आपको पता है कि संविधान कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950। तो भारत के राज्य क्षेत्र में इस समय जितने भी लोग निवास कर रहे हैं वह भारत के नागरिक होंगे, बशर्ते कि इन 3 शर्तों में से एक शर्त वो पूरा करें। बात समझ में आई? तो पहला क्या है? वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। पहला शर्त है कि अगर किसी का जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ है 26 जनवरी 1950 के पहले, तो वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा क्या है? उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अब आप जानते हैं कि इस समय बहुत सारे लोग बाहर भी थे, बहुत सारे लोग तमाम गतिविधियां जिनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन भारत के हित के लिए ही वो बाहर भी थे। तो उनके अगर वहां पर उनको जो है, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। क्यों भारत का नागरिक होगा? क्योंकि उनके जो माता हैं या पिता हैं वो क्या है? भारत के नागरिक रह चुके हैं, मतलब भारत में जन्म हुआ है उनका, इसलिए वो बच्चा क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ये हुआ दूसरी शर्त। जैसे मान लीजिए तमाम क्रांतिकारी थे जो बाहर रहकर भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे और वो यहां नहीं आ पाए, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था? भारत में ही हुआ था। तो अगर उनको वहां पर बच्चा पैदा होता है तो वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहां पर होना अनिवार्य है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? वह संविधान लागू होने के ठीक पहले। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1945 के आसपास अगर वो भारत में लगातार रह रहा है, संविधान के भले ही वो कोई भी हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अगर वो 5 वर्ष पहले से रह रहा है 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पहले, तो वो क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अनुच्छेद 5 अच्छे से समझ में आया होगा कि संविधान के प्रारंभ होने पर कौन कौन नागरिक होगा। अब आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 क्या है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। जब भारत का विभाजन हुआ, ये दोनों अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7, ये अब इसका कोई महत्व नहीं है। ये उसी समय से संबंधित था जब भारत का विभाजन हुआ था। तो पाकिस्तान से भारत आए, मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वहां के तमाम ऐसे लोग थे जो भारत आए और यहाँ के ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और इनकी नागरिकता के संबंध में बताया गया। तो हुआ क्या कि 19 जुलाई 1948 के बाद
अगर ये आ रहे हैं या फिर 19 जुलाई 1948 के पहले आ जा रहे थे तो इनको क्या किया गया, नागरिक मान लिया गया, अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आए तो। लेकिन जब ये देखा गया कि इस तरह से आना जाना लगातार लगा हुआ है तो क्या किया गया, एक डेट लाइन रख दी गई, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत आता है तो उसे क्या लेना होगा, अनुमति पत्र प्रदान कर लेना होगा। क्या लेना होगा, अनुमति पत्र लेना होगा, और तब उसे 6 महीने के बाद, 6 महीने भारत में रहना होगा और उसके बाद उसे जो है नागरिकता मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अर्थात 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो भारत का नागरिक हो गया। अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया तो भारत का नागरिक मान लिया गया, उसे यहां रह रहा है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद ये लाइन निर्धारित की गई, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत आ रहा है तो परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। परमिट सिस्टम मतलब अनुमति पत्र उसे लेना होगा और 6 महीने वो भारत में निवास करेगा, उसके बाद में उसे नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 7 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है भारत से, अगर कोई व्यक्ति, और कब, मार्च 1947, मार्च 1947 के बाद अगर कोई कहां चला गया है, पाकिस्तान चला गया है, अगर पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा। बात समझ में आई? लेकिन मान लीजिए कि वो फिर से अस्थायी रूप से भारत लौटना चाह रहा है और भारत में रहना चाह रहा है, तो क्या करना होगा, तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अर्थात उसे अनुमति पत्र लेना होगा, यहां पर 6 महीने निवास करना होगा और उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो यह अनुच्छेद 6 और 7 आपको समझ में आया। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है? इसमें बताया गया कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, इसमें बताया गया है कि भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या तो भारत में हुआ हो और वो बाहर रह रहा है, या फिर उसके दादा दादा, उसके दादी दादा, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है या हुआ था। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या तो भारत में हुआ या उसके दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति वर्तमान में कहां पर रह रहा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और कब समझा जाएगा? यदि वह निवास के देश में, अर्थात वो जिस भी देश में रह रहा है वहां पर भारत के राजनयिक के समक्ष, भारत के राजनयिक के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है। उसके आवेदन पर उसके नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। बात समझ में आई? कि ऐसा व्यक्ति जो या तो भारत में जन्मा हो या उसके दादा और दादी और दादा, नाना और नानी, उसके दादा दादी और नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ और वर्तमान में व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा हो, और वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और कब समझा जाएगा? यदि वह निवास के देश में जहां पर वो रह रहा है, वहीं पर, किस जो फॉरेन कंट्री में इस समय रह रहा है, वहीं पर वो भारत के राजनयिक के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके आवेदन पर उसके नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। बात समझ में आई? अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 9। आइए अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 क्या है कि अगर विदेशी राज्य, अनुच्छेद 9 है कि आप विदेशी राज्य की नागरिकता अगर स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर आप अर्जित कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाएगी। अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। अब भले ही वो नागरिकता आपको 5 या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के अंतर्गत मिली हो, लेकिन वो नागरिकता आपकी क्या मानी जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। 5, 6, 8 या अन्य आधार पर, तो वो नागरिकता आपकी क्या होगी? समाप्त मानी जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि आपके नागरिकता के अधिकार कब, एक नागरिक के, जो एक भारतीय नागरिक के नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे? नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा, जो इंडियन पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब उसकी नागरिकता
पर उसकी नागरिकता का अधिकार जो है वो संसद के कानून के अलावा अन्य किसी भी आधार पर छीना या समाप्त नहीं किया सकता। तो नागरिकता के अधिकारों का बने रहना किन शर्तों पर? केवल कब? जब भारतीय संसद कोई कानून बना दे और नागरिकता का अधिकार छीनना चाहे। अब अनुच्छेद 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, नागरिकता विषय पर कानून बनाने का जो पूर्ण अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? भारतीय संसद को। हमने ये भी बताया था कि क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। संघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात यहां पर जो व्यक्ति होगा वो केवल और केवल कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। तो कानून बनाने का अधिकार भी किसको होगा? केवल इंडियन पार्लियामेंट को होगा, केवल संसद को होगा। और ये कुछ भी कि कैसे अर्जन होना है, अर्जन मतलब कैसे कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, या नागरिकता से संबंधित अन्य उपबंध जितने भी हैं वो कौन बनाएगा? वो संसद इसका निर्माण करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी। और जो पहला कानून बनाया इस आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, क्या नाम था? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। 1955 ये जो है इसी आर्टिकल का प्रयोग करके और ये कानून बना था। इसमें कई बार संशोधन भी हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा, वो इसी के अंतर्गत जो 5 प्रकार से किस तरह से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है उसके लिए वो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर उसे हिंदी समझ में आती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।